नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जिस प्रकार आपने कहा था और जिस प्रकार हमने बोला था, आपने कहा, हमने सुना। परमेश्वर भैया 11th की कविताएं नहीं समझ में आती हैं, तो मैंने आपसे वादा किया था कि पूरी 12 अध्याय, पूरी कंप्लीट कविताएं आपको मैं दूंगा। तो आज लास्ट भाग है जो आप देखने चल रहे हो। पूरी प्लेलिस्ट बनवा दिया हूं। आप बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश चैनल पर अभी आप हैं, आप इसके वीडियो सेक्शन पे बगल पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, जाकर देखो। पूरी क्लास पड़ी हुई है 11th की, और आप धीरे धीरे पूरा कर सकते हो। अच्छी चीज़ें हैं और मैंने उतनी ही बात आपको बताई जितनी महत्वपूर्ण है। तो आज आप मातृभूमि नामक एक चैप्टर पढ़ने वाले हो, अरुण कमल। तो आइए चलते हैं। अरुण कमल जी, मातृभूमि एक कविता है। इसके माध्यम से उन्होंने जनता को क्या संदेश दिया है मैं बताता हूं। पहले पूरी संकल्पना सुनो। ये जो मातृभूमि है, इसके माध्यम से हमारे देश में गरीबों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया गया है। मजदूर वर्ग के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार थोड़ी सी बारिश हो जाने पर मिट्टी हल्की सी गीली होती है, वैसे थोड़े पैसे आ जाने से मजदूर की जिंदगी बदलती नहीं है बेटा। तो आइए ध्यान सुनिएगा। इनका जो जन्म हुआ अरुण कमल जी का 15 फरवरी 1954 पर हुआ। कब हुआ? इनका जो जन्म हुआ 15 फरवरी 1954 को हुआ। कब हुआ बेटा जी? इनका जो जन्म हुआ 15 फरवरी 1954 को हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इनका जन्म 15 फरवरी 1954 को हुआ है। ठीक है। जन्म स्थान वासरीगंज, जिला रोहतास और बिहार। जिया हो बिहार के लाला। सोचो यार, बिहार अच्छा लगता है यार जब आ जाता है अपने यहाँ का कोई नाम। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़ा संस्कारी हैं जी। माता का नाम सुरेश्वरी देवी एवं पिता का नाम कपिल देव मुनि। याद करे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा अनेक गांव कस्बों वारुण, शेरघाटी, गया, कुदरा में। माध्यमिक शिक्षा हसन बाजार से। उच्च शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से हुई थी बेटा। प्रारंभिक शिक्षा कई जगह से हुई थी। प्रारंभिक का मतलब क्या होता है? 1 से लगाकर 5 तक। माध्यमिक मतलब आप जान रहे हो, बीच वाली शिक्षाएं। पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार 1980 में मिला, याद करे रहिएगा। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार 1989 पे। श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार 1990 में। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1996 में। शमशेर बहादुर सम्मान 1997 में। नए इलाके में कविता संकलन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1998 में इनको मिला बेटा। सम्मान देखो, इनको सम्मान कहां कहां पर मिला। एफ्रो एशियाई युवा लेखक सम्मान इनको मिला गया। एशियाई लेखक के रूप में चुने गए कि एशिया के एक महान लेखक है, बिहार पे जन्मे थे। सोचो, बिहार का आदमी कुछ भी कर सकता है यार। बस आप इतने से, बिहार का आदमी सरकार पलटने का दम रखता है, अगर आप देखे होंगे। राजा विले कांगो में भारत पे प्रतिभागी, साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद एवं सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला की सोसाइटी के सदस्य रहे हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की कार्य समिति के भी ये सदस्य रह चुके हैं। यात्राएं कांगो, रूस, चीन, इंग्लैंड, पाकिस्तान, म्यांमार की साहित्यिक यात्राएं की। साहित्यिक मतलब साहित्यिक खोज किया इन्होंने यहाँ जाकर के। पत्रकारिता, प्रभात खबरें रांची के लिए अनुस्वार नामक अनुवाद स्तंभ, नवभारत टाइम्स पटना के लिए जौगढ़ मन स्तंभ में टिप्पणियां, जनगण मन स्तंभ में टिप्पणी, लिटरेट वर्ल्ड इंटरनेट पत्रिका के लिए स्तंभ लेखन भी इन्होंने दिया। कृतियां देखिए, आइए इनकी कृतियां कौन कौन सी। अपनी केवल धार, सबूत इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। नए इलाके में, पुतली में संसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता और समय, ये आलोचना है। वियतनामी कवि तो हूं कि कविताओं टिप्पणियों की पुस्तिका, रूसी। मेरे प्यारे बच्चों, एक संप्रति देख लीजिएगा, यहाँ छोटी सी आवश्यकता है इनकी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ इस पुस्तक में संकलित कविता कवि के नवीनतम कविता संग्रह पुतली में संसार से ली गई है। जो मातृभूमि आपको मैं कविता भी पढ़ाऊंगा, वह ली कहाँ से गई है? तो पुतली में संसार से ली गई है। मातृभूमि शीर्षक यह कविता अपनी विषय वस्तु, संवेदना और कलात्मकता के कारण समसामयिक कविता में एक दुर्लभ उदाहरण है। इस कविता में जननी, मातृभूमि और मातृभाषा की मातृ प्रतिभाएं बिना आदि दैविक तथा धार्मिक दार्शनिक
प्रतिपन्नियों, आशाओं या विवक्षाओं के एक दूसरों में घुल मिलकर एकीकृत हो जाती हैं। ऐसा भावात्मक आरोपण द्वारा नहीं होता, बल्कि संवेदनात्मक वस्तु सूत्रों तथा अमूर्तन की सृजनात्मक प्रक्रिया द्वारा घटता है। फिर यहाँ पर जो कविता के बारे में बताया गया है वो एक सजीव वर्णन किया गया है बेटा, ठीक है। तो आइए मैं कविता की ओर आपको पढ़ाता हूँ। बहुत प्यारी सी कविता है, अगर आप देखना चाहो। पहला पद्यांश। आज इस शाम जब मैं भींजता खड़ा हूं आसमान और धरती के बीच। कवि की संकल्पना देखो यार। और ये कौन है? किसान है, किसान है बेटा, किसान। कह रहा है कि आज, कहते हैं कि धरा में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, जहां में उसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। तो आज इस शाम जब मैं भींजता खड़ा हूं आसमान और धरती के बीच, तब अचानक मुझे लगता है कि यही तो तुम हो मेरी माँ, भारी मातृभूमि। जब पानी बरसता है, फसल लहलहाती है, तो लगता है किसान को कि तुम ही मेरी मातृभूमि हो, तुम ही मेरी माँ हो। कभी वर्षा की शाम में भीग रहा है, जब वो आसमान और धरती के बीच खड़ा होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे उसकी अपनी माँ मातृभूमि उसके सामने खड़ी हो, धरती माँ उसे अपनी गोद में समेट रही हो। क्योंकि परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेती का होना बहुत आवश्यक है, वैसे ही एक बेटे के पालन पोषण के लिए माँ का होना आवश्यक है। एक किसान के लिए उसकी खेती ही उसकी क्या है? माँ है। धान के पौधों ने तुम्हें इतना ढक दिया है कि मुझे रास्ता तक नहीं सूझता। धान के पौधों ने पूरी धरती को ढक लिया है, मातृभूमि मतलब धरती को, जिससे कवि को मार्ग तक दिखाई नहीं देता। यह दृश्य कवि को धरती की हरियाली और समृद्धि का प्रतीक लगता है कि जब बारिश हुई, धान की खेती हुई और इतना धान आ गया है कि हे माँ मैं तुझको देख नहीं पा रहा हूं। एक किसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सोचो किसान कितना प्रसन्न होता है जब धरती पर बारिश होती है और धरती दिखाई ना दे, चारों ओर हरियाली हरियाली होती है। वह दृश्य देखो, वह सुहावना मौसम देखो। अब ध्यान से सुनिएगा। और मैं मेले में खोए बच्चे सा दौड़ता हूं तुम्हारी ओर, जैसे वह समुद्र जो दौड़ता है हठीली हवा सारे बदन खोल हहराता। माँ, मैं तुमको ढूंढने के लिए कि मेरी धरती माँ, जब बारिश होती है धरती सिंचित होती है, धान के पेड़ उगते हैं, तो मैं तुमको ऐसे खोजता हूं जैसे कोई मेले में खोया हुआ बच्चा अपनी माँ को खोजता है। मेले में खोया हुआ बच्चा अपनी माँ को खोजता है, वैसे ही धरती माँ मैं तुझको खोज रहा हूं। जैसे वह समुद्र जो दौड़ता है हठीली हवा सारे बदन खोल ठहराता। समुद्र कभी भी किसी हवा का टक्कर नहीं लेता, वैसे मैं दौड़ रहा हूं। कभी अपनी मातृभूमि की ओर ऐसे दौड़ पड़ा है जैसे कोई बच्चा मेले में खोकर अपनी माँ को खोजने के लिए भागता है। उसकी भावना उतनी ही प्रबल है जितनी समुद्र की लहरों की जो हवा से टकराकर उफान उठती है और उठती है। संग ध्वनि करतालों के अंधकार में हिलोड़ते हुए रथ चढ़े हैं सूर्य देव, गिरती है भागी और छिप गई पर्वत की ओर। क्या प्यारी सी पंक्ति है यार। सोचो, यहाँ कवि ने संध्या समय का दृश्य प्रस्तुत किया है। संग ध्वनि और करतालों की ध्वनि में अंधकार धीरे धीरे फैलने लगता है। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ते हैं, जैसे पर्वतों के बीच छिप जाते हैं। हेमा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें खोजते खोजते शाम हो गई है। और यह शाम ऐसे ही नहीं है। यह शाम कैसी? यह शाम एक मधुर है, शंख ध्वनि कर रही है, सारे लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं। जब पानी बरसता है, क्या बच्चों कमेंट करिएगा, जब पानी बरसता है तो आपने देखा है वह प्यारी सी रंगीन शाम, क्या अब भी वहां गांव में सब नीम के नीचे सोते हैं? याद आ रहा है? तो जब भाई शाम होती थी पहले ना, तो पहले लोग जब शाम पर जाते थे, काम पर जाते थे, शाम पर जाते थे, तो वापस लौटते थे, उनको एक आनंदित ध्वनि सुनाई देती थी। तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी का वह सांवला चौड़े पट्टे वाला जो भींज रहा पूरी सड़क छके। यह पंक्ति भारतीय सभ्यता के आरंभिक स्वरूप की याद दिलाती। कवि कहता है कि सिंधु घाटी की वह सभ्यता, वह मेहनत कश व्यक्ति आज भी इस धरती पर कार्य करते हैं जो भीगते हुए श्रम कर रहा है। हेमा, सिंधु घाटी सभ्यता में पहले खेती का आविष्कार हुआ और सबसे पहले खेती जिसने की वह कौन है? वह मजदूर है जो इस बारिश में भी काम करता है। क्या मजदूर को आप जानती हैं माँ? चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, अपने परिवार के लिए एक करता है। माँ मैं हूं वह मजदूर, माँ मैं हूं मैं मजदूर। वे मजदूर जो सोच रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेलों की तरह है, घर के आंगन में नई नई बुआई नचती। कवि कहता है वे मेहनती मजदूर सोच रहे हैं कि अब खेतों में नई फसल बोई जाएगी। उनके मन में खुशी की लहर है, उनके आंगन में नए आशाएं नाच रही हैं। लेकिन
जैसे ही बारिश मिट्टी के ढेले पर पड़ते मिट्टी को सुकून तो मिलता है, वैसे इस बारिश होने से किसान को सुकून मिल रहा है कि खेतों पर धान होगा, मैं जाऊंगा, मुझे रोजी रोटी कमाने का मौका मिलेगा। कौवा पंखों के नीचे कांव कांव सफेद रोए तक भीगे, इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यारे से गुथ मुग्धता से। कौओं के जो नीचे सफेद रोए होते हैं वो तक भीग गए इस बारिश पे। ये देखो भैया, कौओं के नीचे सफेद रोए, बारिश में पक्षी भी भीगते हैं, धरती की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, इलायची के जैसे छोटे छोटे दाने भी सौंदर्य का हिस्सा बन जाते हैं। यह मातृभूमि की कोमलता और मधुरता का प्रतीक है। हे मातृभूमि, आज मुझे बचा ले, मैं कोमल हूं। कई दिनों से सूखा प्यासा तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था चारों तरफ। कवि कहता है कि धरती माँ कई दिनों से सूखी थी, प्यास से तड़प रही थी, अब बारिश आई है तो उसकी प्यास बुझ गई है। धरती में अगर बारिश नहीं होगी तो धरती बेजान पड़ी रहेगी, बंजर सी पड़ी रहेगी। धरती आसमान की तरफ जाएगी कि यार बारिश हो जाए। वैसे ही अगर बारिश नहीं होगी तो किसान तड़पेगा, किसान बार बार बादलों को देखेगा, बार बार सोचेगा कि यार मैं क्या ही कर दूं, यार मैं क्या ही कर दूं। चौथा पदांश, आज जब भीड़ में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, तब चारों तरफ की इतनी भाप फैली घर में बोटी की। यहां कवि समाज की विडंबना दिखाता है। खेतों की हरियाली के बावजूद जनता भूखी है, धरती पर अनाज की सुगंध है लेकिन पेटों में रोटी नहीं है। आज इतनी भूखमरी पड़ी है अपने देश पर कि चारों तरफ खेत लहलहा रहे हैं लेकिन तब भी गरीबी। आप देखोगे इंस्टाग्राम रील पर बेटा कितनी गरीबी है, आप अपने यहीं देख लो यार। कई लोग भूखे सो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि यदि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तो कभी अन्याय नहीं करना अपने साथ। सोचो बहुत सारे लोग तरस रहे हैं और आप मोबाइल मिला है आपको इस जमाने पर भी। बेटा पढ़ने के लिए यहाँ लोगों के पास साधन नहीं है। आपको अगर छोटा सा भी मोबाइल मिला है, 2G भी मिला है, 4G नहीं मिला, 5G नहीं मिला, 4G है, 3G है, तब भी तो आप पढ़ रहे हो यार, तुम्हारे पास संसाधन है। उस किसान से बोलो जिसके पास संसाधन है, देखो क्या भूखमरी फैली है। लगता है मेरी माँ आ रही है, नकाब सी से तरल सी हाथ में दूध का गिलास लिए। कभी को ऐसा प्रतीत लगता है जैसे उसकी माँ मातृभूमि स्वयं आ रही है, अपने हाथों में गर्म दूध का प्याला लिए, जैसे वह अपने बच्चे को तृप्त करना चाहती है। जब एक किसान भूखा होता है वो दुहाई लगाता है कि कुछ तो बारिश हो जाए, और जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ दूध का गिलास लिए आती है। क्यों? क्योंकि जब बारिश होगी तो अनाज मिलेगा, अनाज मिलेगा तो मजदूर को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो उसका परिवार का पालन पोषण होगा, इसका मतलब उसका पेट भरेगा। फिर सुनो, ये सारे बच्चे तुम्हारी रसोई के चौखट पर कब से खड़े हैं। कभी कहता है ये गरीब बच्चे, भूखे बच्चे तेरी चौखट पर खड़े हैं, उम्मीद करते हुए कि तू इन्हें कुछ क्या है देगी। धरती का रंग हरा होता है, फिर सुनहला, फिर धूसर, छप्परों से इतना धुआं उड़ता है और गिर जाता है। यहाँ खेतों के बदलते रंगों और गांव के वातावरण का सुंदर चित्रण है। खेती किसानी से हरे भरे खेत पके होते हैं, फिर कटाई के बाद सूने पड़ जाते हैं, झोपड़ियों से धुआं उठता है। यह ग्रामीण जीवन का यथार्थ है। बहुत याद आता है गाँव मेरा। ये बच्चे काला हांडी के या आंध्र प्रदेश के किसानों के बच्चे या पलामू के पत्तन नरेश पटिया के। बेटा एक आंध्र प्रदेश में एक ऐसा गांव है जो वहां बहुत भूखमरी है। देखो कवि देश के गरीब इलाकों आंध्र प्रदेश, पलामू, काला हांडी के किसानों और उनके बच्चों की स्थिति बताता है जो भूख और के अभाव से पीड़ित है। मातृभूमि की ममता वहां भी समान रूप से चाहिए। कवि कहता है कि हमारे यहाँ ऐसे गांव हैं जहां बच्चे भूखे हैं। हे मातृभूमि, अगर तुम जमीन बंजर कर दोगी तो बच्चे कैसे जागृत होंगे, बच्चे कैसे अच्छे होंगे। हे मातृभूमि, तुम्हें चाहिए कि तुम यार एक अच्छा जीवन दे दो। ये यतीम, यतीम का मतलब अनाथ, ये अनाथ, ये बंधुआ, इनके माथे पर हाथ फेर दो माँ, इनके भीगे केस संवार दो अपने श्यामल हाथों से। ये जो गरीब बच्चे हैं, जो भूखे बच्चे हैं, जो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, आप इनके हाथ फेर दो कि मैं बारिश करवाऊंगी, मैं अच्छा अन्न दूंगा। कवि मातृभूमि से विनती करता है, हे माँ, इन गरीबों, अनाथों और बंधुआ मजदूरों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर, उनके माथे पर हाथ फेर, उनके जीवन को संवार दे। आज इस शाम मैं भेजता हूं, ये पढ़ा चुके भैया, आज इस शाम मैं भेजता हूं। चलो भैया, कवि ने स्वयं को मेले में खोए बच्चे सा दौड़ता हुआ कहा है, ठीक है।
उन्होंने अपनी गति की तुलना समुद्र से की है। कवि ने ऐसी तुलना क्यों की है? काव्य पंक्तियों को उद्धृत करते हुए स्पष्ट करो। काव्य की पंक्तियों का स्पष्ट करना है। कवि ने स्वयं को मेले में खोए बच्चे सा दौड़ता कहा है और अपनी गति की तुलना समुद्र से की है। उनका तात्पर्य है कि जिस प्रकार एक बच्चा मेले में खो जाता है और जब उसे उसकी माँ दिखती है तो वह समुद्र के समान वेग से दौड़ता है, जिसे रोकना संभव नहीं होता। इस समय कवि अपनी मातृभूमि को हरा भरा देखकर खुद को रोक नहीं पाता और मेले में खोए हुए बच्चे के समान दौड़ता है। जैसे कोई बच्चा खो जाता है। बाबू, अगर आप भी बचपन में मेले गए होंगे तो खो जाते होंगे, तो जैसे ही कोई माता जी को देखा पिता भागता है, वैसे आज कवि ने इस लहलहाती फसल को देख करके अपने वेग को रोक नहीं पाया और बिल्कुल भागता है अपनी मातृभूमि की तरफ। हे मातृभूमि, तुमने जो इतना प्यारा अनाज दिया है, मैं इसे सह नहीं पाऊंगा। वे मजदूर जो सोख रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह, कवि ने मजदूरों के लिए ऐसी उपमा क्यों दी है? जिस प्रकार थोड़ी सी बारिश होने पर मिट्टी के ढेले पानी को सोख लेते हैं, उसी प्रकार थोड़ी सी मजदूरी मिलने से मजदूर पूर्णतः संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि परिवार का पालन पोषण का खर्चा थोड़ी सी मजदूरी से पूरा नहीं होता। अर्थात उनकी स्थिति मिट्टी के ढेले की तरह ही पोषक लगती है। थोड़ी सी बारिश से मिट्टी का ढेला समाप्त नहीं होता, थोड़ा सा भीगता है, नमी आ जाती है। वैसे थोड़ी सी मजदूरी मिलने से उसका परिवार नहीं चलेगा। एक अच्छी मजदूरी पाने के लिए एक मजदूर को कार्य करना पड़ता है। मजदूर तब कार्य करेगा जब पृथ्वी भरी होगी। अगर धान ही नहीं होगा तो काम कौन देगा? सोचो यार, हमारे किसान भाइयों अगर अनाज उगाना बंद कर देंगे तो किसी से काम क्यों करवाएंगे? तो भाई अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। घर के आंगन में वो नवोढ़ा भींगती नाचती और काले पंखों के नीचे कौवे के सफेद रोए तक भींगते। और इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यारे से दिख रहे हैं। इन पंक्तियों का अर्थ बताओ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक दिगंत भागवन मातृभूमि नामक कविता से ली गई। जिनके राइटर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अरुण कमल जी। उन्होंने इस कविता के माध्यम से सामाजिक विषमता को दर्शाया है और बताया है कि बारिश प्रकृति का वरदान है। सच में बारिश का महीना है। अच्छा, बारिश के महीने में अच्छा लगता है, जिसके आते ही सबके चेहरे खिल उठते हैं। किसानों के घरों और आंगन में नवेली दुल्हन नाचती है। कौवे के पंख के नीचे के सफेद रोए भी भींगते हैं और इलायची के छोटे छोटे दाने भी बारिश से तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। वैसे ही कवि चाहता है कि हर वर्ग का प्राणी अपने जीवन से क्या रहे? संतुष्ट रहे। ये कवि चाहता है कि हर वर्ग का प्राणी अपने जीवन से क्या रहे मेरे भैया? संतुष्ट रहे। आज जब भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, तब चारों तरफ क्यों इतनी भाप फैल रही है? गर्म रोटी की यह कैसी भाप है? इस भाप के इतना फैलने में किस तरह की व्यंजना है? भूख की यार, भूख की। इस भाव के माध्यम से कवि ने समाज में फैली आर्थिक विषमता पर करारा प्रहार किया है, बिल्कुल जवाब मार दिया है कि जहां हमारे मजदूर भाई भूखे सो रहे हैं, वहीं उच्च वर्ग के लोग अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं, जबकि अनाज उगाने वाला किसान भूख से मर रहा है। सच है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, और हमारे किसान भाई दिन रात अनाज उगाते हैं, भूखे सो रहे हैं, नंगे सो रहे हैं, एक पेड़ के नीचे सो रहे हैं, लेकिन अमीर वर्ग का लोग और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये सिस्टम में गड़बड़ी है दादा। कई दिनों से भूखे प्यासे कवि को मां किस रूप में दिखाई पड़ती है? कवि ने किन स्थानों का उल्लेख कविता में किया है और क्यों? कवि अरुण कमल ने भूख से त्रस्त बच्चों का चित्रण अपनी कविता में किया है। भूखे बच्चे अपनी मां की ओर मेवा, अखरोट, मखाना, काजू की स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कवि ने प्रकृति के क्रूर मजाक के शिकार आंध्र प्रदेश के किसानों के बच्चे, उड़ीसा के कालाहांडी के बच्चे और झारखंड के पलामू के बच्चों का मार्मिक चित्रण किया है कि वहां कितनी भूखमरी है। जो प्रकृति के श्राप से ग्रस्त हैं, जहां पानी का तल नीचे है और जमीन अनुपजाऊ है, इसे मौत की दुनिया कहने में कोई बुराई नहीं है यार। जहां खाने के लिए कुछ नहीं होता, जहां परिवार के पालन पोषण के लिए, जहां कपड़े पहनने के लिए नहीं, वहां एक ऐसा घर है। हर एक गांव में हर एक घर के अंदर एक ही वस्त्र है। महिला अगर बाजार जाती है तो एक वस्त्र धारण करके जाती है। सोचो यार क्या दुख है। कवि चाहता है कि यहाँ के लोगों का उद्धार हो, उस क्षेत्र में नई रोशनी उत्पन्न हो और वहाँ के जीवन शैली का क्या हो भैया? वहाँ की जीवन शैली का विकास से हो मेरे प्यारे बच्चा। सोच कर देखो।
अंतिम सवाल, कई दिनों से भूखे प्यासे कवि को माँ किस रूप में दिखाई पड़ती है? और अच्छा, अभी तो ये पढ़ा दिया ना भाई, किस रूप में दिखाई देती है। यह कविता किसे यह कविता माता, मातृभूमि और मातृभाषा को संबोधित है मेरे प्यारे बच्चे। यह कविता बेटा, मुझे आशा और उम्मीद है कि मातृभूमि से जो प्यार करते हैं, अपनी माता से जो प्यार करते हैं, वो अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं। तो माता, मातृभूमि, मातृभाषा, देश, मातृभूमि और अपनी मातृभाषा सबको प्यारी होनी चाहिए। तो अगर यह चैप्टर समझ में आया होगा तो कमेंट करेंगे। इसके बाद हम जल्द ही गद्य का 1, 2, 3, 4 भाग कवर करेंगे और 11th के पूरे कोर्स को समाहित करेंगे। तो बेटा, आज पद्य खंड यानी कविता का भाग पूरा हुआ। मैं परमेश्वर लेता हूँ विदा। अगर पसंद आया हो तो प्लेलिस्ट पूरी देख लेना, 1-2 बार और रिवाइज कर लेना, मज़ा बहुत आएगा। तो थैंक यू, लव यू मेरे लाल पीले नीले बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।